हेलो डियर लर्नर्स, मैं प्रेम प्रकाश पीपी यादव एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर लर्निंग प्लेटफॉर्म बाय पीपी सर। दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक के साथ यहाँ पर आए हुए हैं और डिस्कस करेंगे। रिसेंटली हाल ही में मंत्री परिषद, जो केंद्रीय मंत्री परिषद है, उसमें फेरबदल किया गया है और एक जंबो कैबिनेट यहाँ पर हमारे पास एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसको हम कहते हैं वो तैयार की गई है। उस पर हम डिस्कस करेंगे। और सेकेंडली टुडे वी विल आल्सो डिस्कस द टॉपिक गवर्नर ऑफ स्टेट, और राज्य के राज्यपाल के बारे में भी हम जिक्र करेंगे। ये हाल ही में दो टॉपिक लेटेस्ट हैं, करंट अफेयर्स के हैं। एक तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, केंद्रीय मंत्री परिषद, जिसका हाल ही में मोदी सरकार द्वारा विस्तार किया गया है, और दूसरे अभी 7 राज्यों के राज्यपाल भी फेरबदल हुए हैं, नई नियुक्तियां हुई हैं, तो वो भी हम इसमें चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जिक्र करते हैं, पढ़ते हैं। वो हमारा रहेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिहाज से टॉपिक केंद्रीय मंत्री परिषद, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। डियर लर्नर्स, जैसा कि आप जानते हो, दो तरह के मंत्री परिषद होती है। अगर केंद्र में बात करें तो केंद्रीय मंत्री परिषद, राज्य में है तो राज्य मंत्री परिषद। एक यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है आपको। कई बार आप सुनते हो कैबिनेट मिनिस्टर और कई बार हम पढ़ते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो कैबिनेट मंत्री जो होते हैं वो एक प्रकार के क्या है, मंत्री के प्रकार है। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर मंत्री जो होते हैं वो होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, दूसरे जो होते हैं वो होते हैं राज्य मंत्री, तीसरे इंडिपेंडेंट चार्ज, और एक और भी मंत्री का प्रकार होता है और वो होता है उपमंत्री। तो ये 4 प्रकार के मिनिस्टर्स होते हैं। तो आइए इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। लेट मी स्टार्ट द टॉपिक, और ये है केंद्रीय मंत्री परिषद। केंद्रीय मंत्री परिषद, केंद्रीय मंत्री परिषद, इट मींस सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का यहाँ पर जो है जिक्र करते हैं। एंड इट हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन आर्टिकल, ये है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में। अनुच्छेद 75 में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, 74 के अंदर है वो है सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या है, इसके बारे में थोड़ा जानेगा। देखिएगा, लोकसभा चुनाव होते हैं और लोकसभा चुनाव के बाद नई सरकार का गठन किया जाता है। प्रधानमंत्री संसदीय दल का नेता चुना जाता है और लोकसभा के सदस्य द्वारा ही उन्हें जो है संसदीय दल का नेता उनको चुना जाता है। उसके बाद सरकार जब बनती है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को उसके पद की शपथ दिलाता है, तो उसी दौरान जो है केंद्रीय मंत्री परिषद का भी गठन किया जाता है। केंद्रीय मंत्री परिषद जो है, ये देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करता हूँ, इसी में हमारे पास होते हैं कैबिनेट मंत्री, इसी के अंदर हमारे पास होते हैं स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री, जैसे इंडिपेंडेंट चार्ज हम बोलते हैं, और इसी के अंदर होते हैं उपमंत्री। तो ध्यान दीजिएगा, चाहे तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ कैबिनेट मंत्री की, कैबिनेट मिनिस्टर, जिसको हिंदी में कहते हैं मंत्रिमंडल। ध्यान देना, मंत्री परिषद होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और कैबिनेट होती है केंद्रीय मंत्रिमंडल, से आप मंत्रिमंडल बोलते हो। एक होते हैं जिसको हम कहते हैं राज्य मंत्री, राज्य मंत्री, दूसरे होते हैं उपमंत्री, उपमंत्री, और चौथी जो प्रकार है वो है स्वतंत्र प्रभार, स्वतंत्र प्रभार, इंडिपेंडेंट चार्ज। ये सारे मिनिस्टर्स के प्रकार हैं, ठीक है। और ये सारे के सारे किसमें आते हैं, केंद्रीय मंत्री परिषद में आते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 74 में साफ कहा गया है, देयर शैल बी सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स which
will help the Prime Minister and will recommend the President of India to execute the central legislative as well as the central executive। देखो, भारतीय संविधान के आर्टिकल 74 में कहा गया है कि एक केंद्रीय मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा, और केंद्रीय मंत्री परिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर ही की जाती है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि केंद्रीय मंत्री परिषद पूरी तरह से अकाउंटेबल होती है प्रधानमंत्री के प्रति, अर्थात प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, उन्हीं की रिकमेंडेशन पर राष्ट्रपति उन्हें जो है शपथ दिलाता है, उनको अपॉइंटमेंट देता है। एक चीज का दोस्तों और भी ध्यान रखना है आपको, अगर प्रधानमंत्री अपने पद से इस्तीफा दे दे, त्याग पत्र दे दे, तो समस्त काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या हो जाएगी, सस्पेंड हो जाएगी, निलंबित हो जाएगी। या मान लो कोई पार्टी अभी सत्ता में है और उसके प्रधानमंत्री बदल जाते और नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाते, तो ऐसे केस में भी पूरी की पूरी नई मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा। सीधी सी बात है, प्रधानमंत्री ही इसका मुखिया होता है। अगर इनको निलंबित करना पड़े, इनको बर्खास्त करना पड़े, तो प्रधानमंत्री काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में किसी भी मंत्री को बर्खास्त कर सकता है, चाहे वो कैबिनेट मंत्री हो, राज्य मंत्री हो, उपमंत्री हो, या फिर स्वतंत्र प्रभार वाले मिनिस्टर्स हो। ठीक है दोस्तों, एक चीज यहां पर और भी है कि जो मंत्री बनते हैं, ये जो मंत्री मैंने बताया है, कैबिनेट मिनिस्टर वगैरह वगैरह, क्या ये किसी सदन के मेंबर होने चाहिए? तो हाँ जी, बिल्कुल होने चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि अगर कोई मंत्री बनता है मंत्री परिषद में, तो वह लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। हाँ, ये बात सही है। अगर मंत्री परिषद के गठन के दौरान अगर वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं है, तो ऐसी स्थिति में 6 महीने के अंदर उनको क्या करना पड़ेगा, किसी भी सदन की अपर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट और लोअर हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, इट मींस राज्यसभा और लोकसभा, उनकी सदस्यता लेनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बात करता हूँ, अभी मैं अपने बात करता हूँ वित्त मंत्री की, निर्मला सीतारमण है, उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन वो क्या है, फिर भी कैबिनेट मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर है। ऐसे ही एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री है, फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, बट उनको बाद में क्या किया, सदस्यता दिलाई गई और फिर वो क्या बने, मंत्री कंटिन्यू रहे। एक तो ये चीज है। अब सवाल यहाँ पे आता है, देखो अभी मैं मोदी गवर्नमेंट की बात करता हूँ, उन्होंने एक नारा दिया था, कहा था कि मिनिमम गवर्नमेंट एंड द मैक्सिमम गवर्नेंस की बात यहाँ पर की थी। तो यहाँ पे एक चीज आती है हमारे पास और वो आता है जंबो कैबिनेट। कभी आपने सुना हो, जंबो मंत्री परिषद भी हम इसे बोलते हैं। तो जंबो का मतलब ये होता है कि जब नई सरकार का गठन होता है तो बहुत ज्यादा मंत्री बन जाते हैं, मंत्री परिषद में तरह तरह के मंत्री होते हैं, और इससे क्या होता है कि मैक्सिमम गवर्नमेंट होगी। तो इसको कम करने के लिए 2003 के अंदर, ध्यान देना, 91st, ठीक है ना, 91वां संविधान संशोधन किया गया था। 91वां संविधान संशोधन किया गया था वाजपेयी सरकार के दौरान, और उस दौरान ये कहा गया था कि जितनी भी सीटें हैं, जैसे कि मैं बात करता हूं राज्य विधानसभा की सीटें हैं या लोकसभा की सीटें हैं, तो उनसे 15% मतलब 15% से अधिक मंत्री परिषद नहीं होगी। और इसका मकसद जो था, वो मकसद यही था कि जंबो कैबिनेट को रोकना था। पहले बहुत से मंत्री बन जाते थे ना, सबको विभाग बांट दिए जाते थे, सबको मलाई मिलती थी खाने के लिए, लेकिन अभी हुआ क्या, इस अमेंडमेंट के तहत 15% से ज्यादा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं होगा। ठीक है, अब थोड़ा एक बार यहाँ पे फिर से मैं नजर डालता हूँ, जैसे मैं बात करता हूँ यहाँ पर कैबिनेट मिनिस्टर की। मंत्रियों में सबसे बड़े जो मंत्री होते हैं वो कैबिनेट मंत्री होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। वो अपने विभाग के अध्यक्ष होते हैं और विभाग से संबंधित सारी की सारी जो है उन्हीं के पास जिम्मेवारियां होती हैं। कैबिनेट मिनिस्टर के आदमी ही राज्य मंत्री होते हैं, उप मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री की सहायता के लिए उप मंत्री होते हैं। लेकिन जो स्वतंत्र प्रभार वाले जो मंत्री होते हैं, इंडिपेंडेंट चार्ज की बात कर रहा हूं,
एक्चुअली इनको प्रभार जो है काम करने का स्वतंत्र रूप दिया गया, मतलब ये स्वतंत्र रूप से अब डिसीजन ले सकते हैं। बट अगर ध्यान दो यहाँ पे कैबिनेट मिनिस्टर की भी इनपे क्या होता है, कंट्रोल होता है, नियंत्रण होते हैं। तो ये मंत्री होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर। अभी मैंने बताया ये उच्च दर्जे के मंत्री होते हैं, अपने विभाग के अध्यक्ष होते हैं और खास खास पोर्टफोलियो विभाग इनको दिया जाता है, जैसे डिफेंस मिनिस्टर हो गया, फाइनेंस मिनिस्टर, रेल मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर, है ना, होम मिनिस्टर। तो ये कुछ मेन पोर्टफोलियो हैं जो कैबिनेट मिनिस्टर के तहत आते हैं, मंत्रिमंडल के तहत आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये तो था इनमें डिफरेंस। और मैंने बात की है वो क्या की है कि आर्टिकल 74 में क्या किया गया है, केंद्रीय मंत्री परिषद का विवरण दिया गया है। तो ये तो था आपका कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप। यहां तक उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। लेकिन जो हमारा टॉपिक है वो करंट अफेयर्स को लेकर था, और करंट अफेयर्स में ये था कि हाल ही में क्या हुआ है कि अभी कुछ मंत्रियों को बदल दिया गया है, मंत्री परिषद का विस्तार किया गया है, और अब की बार जो है मैं कह सकता हूं कि 36 नए मंत्री जो हैं वो मंत्री परिषद में शामिल किए गए हैं। तो इसी के साथ मंत्री परिषद जो है इसमें कुल मिलाकर जो है 78 मिनिस्टर्स हो गए हैं, 78 जो है मंत्री बन गए हैं। तो मैं फिर बता रहा हूं मैक्सिमम 15% होना चाहिए लोकसभा सीटों को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो आइएगा देखते हैं कौन कौन से जो है विभाग में तब्दीली की गई है, बदलाव किया गया है, उनके बारे में हम जानेंगे। तो केंद्रीय मंत्री परिषद इसका जिक्र है आर्टिकल 74 के अंदर। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं अभी कोविड नोवेल 19 की अगर हम बात करें तो उससे रिलेटेड अगर हम हेल्थ मिनिस्टर की बात करें तो हर्षवर्धन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री थे, लेकिन अभी उनकी जगह पे नए हेल्थ मिनिस्टर आ गए हैं और ये है मनसुख मांडविया। देखिएगा आप नोट कर सकते हो, मनसुख मांडविया। तो ये कौन से कैबिनेट मंत्री बनाए हैं, तो ये है स्वास्थ्य मंत्री, हेल्थ मिनिस्टर, कैबिनेट हेल्थ मिनिस्टर की मैं बात कर रहा हूं यहां पर। और जब कैबिनेट की बात आती है तो आपने एक नाम जरूर सुना होगा, केंद्रीय मंत्री जगजीवन राम सबसे लंबे समय तक कैबिनेट मिनिस्टर रहे थे, ठीक है ना। नेहरू गवर्नमेंट के दौरान नेहरू मंत्री परिषद में भी वो मंत्री थे। तो 26 साल, ध्यान देना, 26 इयर्स जगजीवन राम कैबिनेट मंत्री रहे थे। और ऐसे अगर मैं महिलाओं में बात करता हूं तो अमृता कौर, वो 10 वर्ष क्या रही थी, ये 10 वर्ष कैबिनेट मंत्री रही थी। और जगजीवन राम 26 वर्ष कैबिनेट मंत्री रहे थे। मैं यहां पे लिख देता हूं जगजीवन राम डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी बने थे, भारत के उप प्रधानमंत्री। और अमृता कौर महिलाओं में सबसे लंबे समय तक ये कैबिनेट मंत्री रही थी। इनको जो विभाग मिला था वो स्वास्थ्य विभाग मिला था। ठीक है दोस्तों, तो ये दो नाम आपको जरूर ध्यान रखने हैं, जगजीवन राम और अमृता कौर। ठीक है, उसके बाद देखिएगा अभी मैंने बताया स्वास्थ्य विभाग में तब्दीली की गई है और हर्षवर्धन की जगह जो है मनसुख मांडविया को क्या किया गया है, स्वास्थ्य मंत्री, हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनाया गया है। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं और किरण रिजिजू, आपने नाम जरूर सुना होगा, किरण रिजिजू। ये पहले स्पोर्ट्स मिनिस्टर होते थे, केंद्रीय खेल मंत्री थे, लेकिन अब इनको जो है विभाग जो दिया है वो 2 विभाग दिया गया है। एक तो लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कानून मंत्री, केंद्रीय कानून मंत्री इनको बनाया गया है। और दूसरा विभाग इनके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी विभाग। ये दोनों के दोनों विभाग जो थे वो थे रविशंकर प्रसाद के पास। तो हाल ही में आपने ट्विटर वगैरह देखा होगा, सोशल मीडिया में किस तरह से अनकंट्रोलिंग जो चीजें चल रही थी उसको ध्यान में रखते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर के जगह पर, उनके स्थान पर किरण रिजिजू को कानून मंत्री और आईटी मिनिस्टर बनाया गया है।
उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम सूचना और प्रसारण मंत्री की अगर हम बात करें तो उसमें बदलाव किया गया है और अनुराग ठाकुर ये नाम आपने जरूर सुना होगा क्योंकि ये भूतपूर्व बीसीसीआई के अध्यक्ष रह चुके हैं, भारतीय कंट्रोल क्रिकेट बोर्ड के। तो अनुराग ठाकुर की अगर मैं बात करता हूं तो इनको विभाग जो दिया गया है वो 2 विभाग दिया गया है। एक तो सूचना प्रसारण मंत्री, सूचना प्रसारण मंत्री मतलब ये विभाग है, और दूसरा इन्हें स्पोर्ट्स का भी दिया गया है, केंद्रीय खेल मंत्री बनाया गया। ध्यान करना, पहले मैंने बताया था किरण रिजिजू जो खेल मिनिस्टर थे, ठीक है, तो यहां भी इनको क्या किया है, थोड़ा बदला गया। उसके बाद मैं बात करता हूं नेक्स्ट पर, और वो है पहले हमारे एचआरडी होता था, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मंत्रालय जिसे हम कहते हैं, केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री, और उसको बदलकर शिक्षा मंत्री कर दिया गया, और पोखरियाल की जगह अब धर्मेंद्र प्रधान जो है उनको बनाया गया है शिक्षा मंत्री। एजुकेशन डिपार्टमेंट उनको दिया गया है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं वीरेंद्र कुमार। अगर वीरेंद्र कुमार की बात करें, वीरेंद्र कुमार जो है इनको सामाजिक न्याय मंत्रालय दिया गया है, सामाजिक न्याय मंत्रालय। ध्यान करो, थावरचंद गहलोत के पास था लेकिन उनको राज्यपाल बना दिया गया, हाल ही में अभी टॉपिक आने वाला है उसमें मैं डिस्कस करूंगा। तो उनकी जगह वीरेंद्र कुमार को सामाजिक एवं न्याय मंत्री जो बनाया है। तो देखिएगा ये कुछ प्रमुख हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। मैंने अभी आपको बताया है कि 36 नए मंत्री अभी शामिल किए, तो आपको 36 के 36 नहीं पढ़ते हैं। मेन जो कैबिनेट में बदलाव हुए हैं उनको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पर, और ये है अश्विनी वैष्णव। देखिएगा अश्विनी वैष्णव, ठीक है। ये नए मंत्री बनाए हैं कौन से, केंद्रीय रेल मंत्री इनको बनाया गया है, जो पीयूष गोयल के पास जो ये विभाग था, पीयूष गोयल से, और अब इनको अश्विनी वैष्णव ये कैबिनेट मंत्री का दर्जा है इनके पास, केंद्रीय रेल मंत्री हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है, और वो आता है एक नया मंत्रालय गठित किया गया है आपकी बात, और वो है सहकारिता मंत्री। देखो सहकारिता, एक नया मंत्री पद है सहकारिता मंत्री। तो अभी ये जो है अमित शाह के पास ही रखा गया है, अमित शाह जो गृह मंत्री हैं भारत सरकार के, तो उनके पास इस मंत्रालय को रखा गया है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो मैंने आपको 6 डिस्कस किए हैं ये आपको ध्यान में रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कौन कौन से हैं, कानून मंत्री बदल दिए गए हैं, हेल्थ मिनिस्टर बदल दिए गए हैं, सूचना प्रसारण मंत्री बदल दिए गए हैं, शिक्षा मंत्री बदले हैं, सामाजिक न्याय मंत्री और रेल मंत्री, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया हमारा केंद्रीय मंत्री परिषद। ये पॉलिटी के लिहाज से मैंने नहीं बताया, अभी जो बदलाव हुए उस लिहाज से मैंने थोड़ा आपको बताया यहाँ पर। तो ये था हमारा सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब हम आते हैं सेकंड टॉपिक पर, जो हाल ही में कल ही जो है इसमें बदलाव किए गए हैं, और वो क्या है कि राज्य के कुछ राज्यपाल बदल दिए गए हैं, जिनमें हरियाणा भी शामिल है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा होगा वो कौन सा होगा, देखिएगा राज्य के राज्यपाल, गवर्नर ऑफ स्टेट, गवर्नर ऑफ स्टेट। अभी कुछ बदले हैं, 7 राज्यपाल चेंज हुए हैं, मैं उनके बारे में डिस्कस करूंगा। और इसका जो विवरण मिलता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 में, आर्टिकल 155 के अंदर राज्यपाल के पद का प्रावधान यहाँ पर किया गया है, ठीक है दोस्तों। तो आइए थोड़ा सा जानते हैं राज्यपाल के बारे में। देखिएगा राज्यपाल राज्य स्तर पर राज्य का संवैधानिक मुखिया होता है।
जैसे मैं केंद्र में बात करूं तो केंद्र में जो संवैधानिक मुखिया होगा वो राष्ट्रपति होगा, राज्य में राज्यपाल होगा। लेकिन राज्यपाल की भूमिका कुछ अलग है, उसका अपॉइंटमेंट प्रोसेस अलग है, क्वालिफिकेशंस अलग हैं, और क्या है ये थोड़ा डिफर आइए थोड़ा सा मैं पहले इसके बारे में जिक्र करता हूं। अब राज्यपाल कौन होगा, क्या उसकी क्वालिफिकेशन होगी, तो ना तो उसके कहीं संविधान में क्वालिफिकेशन का जिक्र है और ना ही कहीं ये लिखा गया है कि उसका टेन्यूर कितना होगा, कार्यकाल कितना होगा। देखो आमतौर पर जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है सबका 5 साल क्या है, लगभग सबका 5 साल है, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वगैरह वगैरह सबके 5 साल है ना। लेकिन राज्यपाल ही एक ऐसा यहाँ पर पद है जो जिसका कार्यकाल कहीं पर मेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है। ध्यान देना, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है, मतलब राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार। अब जब राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है तो ध्यान देना उसकी सिफारिश प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। और ये भी ध्यान दीजिएगा, केंद्र में जो सरकार है, जिस दल की सरकार है, आमतौर पर राज्यों में राज्यपाल भी वही होंगे। केंद्र शासित प्रदेशों में इनको राज्यपाल ना कह करके इनको उपराज्यपाल कहा जाता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा जाता है। अगर मैं पुडुचेरी और चंडीगढ़ की बात करूं तो यहाँ ये दोनों ही यूटीआई है, यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया है, केंद्र शासित प्रदेश है, तो यहाँ भी हम ना तो इनको लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलेंगे और ना ही इनको हम राज्यपाल बोलेंगे। ये वहां पर एडमिनिस्ट्रेटर कहलाते हैं, प्रशासक कहलाते हैं। राज्यपाल एक तरीके से एजेंट होता है। किसका एजेंट होता है? राष्ट्रपति का एजेंट होता है। और राज्यपाल की 3 बड़ी भूमिका है राज्यों में। देखिएगा मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ ये 3 भूमिकाएं कौन कौन सी हैं। अगर नंबर 1 पहली बात है, अगर किसी राज्य में आर्टिकल 356 के तहत 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, तो राष्ट्रपति शासन लागू होगा तो ना तो वहां पे मंत्री परिषद होगी ना मुख्यमंत्री होगा, तो ऐसे केस में उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है। और राष्ट्रपति शासन लागू के दौरान राज्यपाल सीधा अकाउंटेबल होता है किसके प्रति? राष्ट्रपति के प्रति। तो जिस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है ऑब्वियसली वहां पर राज्यपाल की भूमिका बढ़ती है। नंबर 2, जब चुनाव होते हैं, विधानसभा चुनाव होते हैं और विधानसभा चुनाव के दौरान किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, तो ऐसी असेंबली को हम कहते हैं त्रिशंकु विधानसभा। इट मींस हंग असेंबली बोलते हैं। अब ऐसी स्थिति में राज्यपाल के पास ये अधिकार है कि वह पहले किस दल को आमंत्रित करेगा सरकार बनाने के लिए। और इस पे विवाद भी हो चुका है। कर्नाटक में हमने देखा था, इससे पहले बिहार में अगर 2000 की बात करें जब राज्यपाल रोमेश भंडारी थे तो उन्होंने किस तरीके से नीतीश कुमार को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया, तब विवाद हुआ। बाद में कर्नाटक में आया 2018 में और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी व्यवस्था में साफ कहा गया है कि पहले किस दल को राज्यपाल सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करे, ये राज्यपाल का खुद का विवेक है। तो ये है उसका विशेषाधिकार। अब हम आते हैं नंबर 3 पर। तीसरी व्यवस्था क्या होती है कि राज्यपाल वॉचडॉग का काम करता है। मान लो केंद्र में जो सरकार है और उसके अगेंस्ट मतलब उसके विपरीत दल वाली सरकार राज्य में है, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल उस सरकार पर एक प्रहरी का काम करता है, वॉचडॉग का काम करता है। तो ये 3 ऐसी स्थितियां हैं जो राज्यपाल की विशेष भूमिका को दर्शाता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। कार्यकाल मैंने कहा है कि वो अपने राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहेगा। ठीक है, अगर मैं राज्यपाल की विशेषाधिकार की बात करूं तो अभी मैंने 3 तरीके आपको बताए थे। तो ये तो था थोड़ा बहुत राज्यपाल के बारे में। अब हाल ही में टॉपिक हमारा ये है कि 7 राज्यों के राज्यपाल में थोड़ा बदलाव किया गया है। तो ये कौन कौन से राज्यपाल हैं राज्यों के जिनमें बदलाव है, तो एक बार थोड़ा सा आप नोट कर लीजिएगा। तो देखिएगा, सबसे पहले जो बदला है वो मैं बात करता हूं यहां पर हरियाणा का।
तो हरियाणा के नए राज्यपाल बने हैं बंडारू दत्तात्रेय। देखिएगा, बंडारू दत्तात्रेय, ठीक है। ये हरियाणा के, मैं अच्छा लिख रहा हूं, हरियाणा के नए राज्यपाल इनको बनाया गया है। सेकेंडली बात करता हूं मैं यहां पर सत्यदेव नारायण। सत्यदेव नारायण, सत्यदेव नारायण ये पहले हरियाणा के राज्यपाल थे, लेकिन अब इनको जो राज्यपाल बनाया है वो त्रिपुरा का बनाया है। त्रिपुरा का राज्यपाल इनको बनाया गया है। तो ये दोनों में क्या हुआ है, थोड़ा इंटरचेंज किया गया है। बंडारू दत्तात्रेय ये कैबिनेट मिनिस्टर भी रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री परिषद का हिस्सा भी रह चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता हुआ है थावरचंद गहलोत। थावरचंद गहलोत। अगर थावरचंद गहलोत की बात करें तो इनको कर्नाटक का राज्यपाल बनाया गया है इनको। और इससे पहले देखो, ध्यान करो, ये सामाजिक न्याय सहकारिता मंत्री भी थे। मैं थोड़ी देर पहले कैबिनेट मंत्री का दर्जा इनके पास था, तो अभी इन्होंने वहां से इस्तीफा दिया है और इनको राज्यपाल बना दिया गया है, ठीक है। और क्या आप मेरे को ये बता सकते हो कि इनकी जगह किनको फिर ये विभाग दिया गया है? तो ध्यान करो, वीरेंद्र कुमार, उनको सामाजिक न्याय मंत्रालय दिया गया है। तो इनको भी कर्नाटक का राज्यपाल बनाया गया है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास मध्य प्रदेश और मंगू भाई छगन भाई पटेल। मंगू भाई छगन भाई पटेल, इनको नया राज्यपाल बनाया गया है मध्य प्रदेश का। एमपी, मध्य प्रदेश का नया जो है गवर्नर इनको नियुक्त किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं हरिबाबू कम्हमपति। हरिबाबू कम्मम, इनको जो राज्यपाल बनाया गया है वो बनाया गया है मिजोरम का, कम्हमपति। हरिबाबू कम्हमपति, इनको जो राज्यपाल बनाया गया है वो बनाया गया है मिजोरम का। मिजोरम का राज्यपाल इनको नियुक्त किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं और ये है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, इनको राज्यपाल बनाया गया है हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश का इनको राज्यपाल नियुक्त किया गया है, ठीक है। अब हम आते हैं लास्ट, जो 7वां राज्यपाल है वो है रमेश बैस। ध्यान करो, नाम आपने जरूर सुना होगा, भूतपूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं रमेश बैस। और रमेश बैस को राज्यपाल बनाया गया है झारखंड का, ठीक है दोस्तों। तो ये 7 ऐसे राज्यपाल हैं जो नई नियुक्तियां हुई हैं। तो आज मैंने आपको दोस्तों 2 टॉपिक करंट के पढ़ाए हैं। एक तो अभी मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री परिषद का विस्तार किया गया है और किस तरीके से 78 नए मंत्री बने हुए हैं, ये मैंने टॉपिक आपको पढ़ाया। कौन कौन से विभाग थे ये सारे मैंने आपको बता दिया। और मंत्री परिषद क्या होती है, कैबिनेट मंत्री क्या होते हैं, उप मंत्री क्या होते हैं, राज्य मंत्री क्या होते हैं, स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री क्या होते हैं, ये सब डिस्कस हो चुका। इसके बाद मैंने दूसरा टॉपिक पढ़ाया है, वो पढ़ाया है राज्यपाल। तो 7 राज्य के राज्यपाल अभी बदल चुके हैं। तो प्रिय दोस्तों, ये हमारा टॉपिक था। और आने वाली जो अभी परीक्षाएं हैं, एचएससी की है या कोई और अन्य है, तो उनमें ये काम आएंगे आपके। उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। तो मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन हैव अ गुड डे।